हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आई एम बैक। कल आप लोगों ने मेरा फर्स्ट वीडियो देखा होगा और मैं उम्मीद करता हूं आपको वो वीडियो पसंद आया होगा और आपको वो वीडियो यूजफुल लगा होगा। तो मैं अब आगे स्टार्ट करता हूं। वो मेरा फर्स्ट वीडियो था, आज मेरा सेकंड वीडियो है। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ये बता दूं कि आप एक नोटबुक बना लीजिए और जो भी आपको की पॉइंट्स लगते हैं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूं, जो भी आपको की पॉइंट्स लग रहे हैं, वो आप उसे लिख लीजिए ताकि फ्यूचर में आप जब एग्जाम नियर हो तो आप उसे रिवाइज कर सकते हैं। कल मैंने आपको बताया था कि मैं आपको आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट और जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट दोनों की तैयारी करवाने वाला हूं। अब आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट और जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट दोनों के कोर्स में थोड़ा डिफरेंस है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा कि अगर मैं कोई वीडियो अपलोड कर रहा हूं और उसमें आरपीएससी जूनियर अकाउंटेंट एंड जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट दोनों लिखा हुआ है, इसका मतलब वो टॉपिक आपको दोनों में काम आएगा। और अगर उसके नीचे केवल जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट लिखा हुआ है तो वो केवल जेवीएनएल के लिए लगेगा, और केवल वो आरपीएससी लिखा हुआ है तो केवल वो आरपीएससी के लिए लगेगा। मैं वापस रिपीट कर दूं, अगर आरपीएससी एंड जेवीएनएल जूनियर अकाउंटेंट दोनों लिखा हुआ है मेरे वीडियो के नीचे, इसका मतलब वो टॉपिक आपको दोनों में काम देगा। और अगर कोई टॉपिक के नीचे मैंने कोई इसकी वीडियो के नीचे मैंने किसी एक का नाम लिखा है, मतलब वो टॉपिक आपको उसी एग्जाम से रिलेटेड है। तो मैं अब आगे बढ़ता हूं, तो आप ध्यान रखिएगा जो भी आपको की पॉइंट लगे उसे आप लिखते रहिएगा। तो मैं स्टार्ट करता हूं। सबसे पहला टॉपिक अपन ने लिया है कन्वेंशन एंड कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड अकाउंटिंग कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट को हिंदी में बोलते हैं अवधारणाएं और कन्वेंशन को बोलते हैं मान्यताएं। मैंने आपको बोला कि मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट सिखाने वाला हूं और 4 मान्यताएं यानी 4 कन्वेंशन सिखाने वाला हूं। तो 10 कॉन्सेप्ट और 4 कन्वेंशन। कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जिसके आधार पर अपन किताबें अपनी मेंटेन करते हैं। उससे सबसे पहले मैंने आपको बताया था, कौन सा बताया था मैंने सबसे पहले मैंने आपको बताया था बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि बिजनेस का एग्जिस्टेंस अलग है और उसके ओनर का एग्जिस्टेंस अलग है। इसीलिए अगर ओनर कोई बिजनेस को कैपिटल देगा तो ओनर को बिजनेस को कैपिटल देगा तो बिजनेस से क्या मानेगा, अपनी लायबिलिटी मानेगा, ध्यान रखना। और नंबर 2 दूसरा कॉन्सेप्ट बताया था मैंने आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट मुद्रा मापन अवधारणा, ऐसी कोई भी चीज जिसे हम पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम पैसे में रिकॉर्ड कर सकते हैं, उसे हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। और अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ऐसी कोई भी चीज जिसे हम पैसे में मेजर नहीं कर सकते उसे हम किताबों में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो ये 2 कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल बताए थे। आज मैं आपको 8 कॉन्सेप्ट आगे के बताने वाला हूं फ्रेंड्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। हमारा तीसरा कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। कौन सा है, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, निरंतरता की अवधारणा। इस अवधारणा का यह मानना है कि हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इंटेंशन, हमारी मंशा क्या होती है कि हम इस बिजनेस को लगातार चलाएंगे, हम इसको निरंतर चलाएंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि अगर हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमारी इंटेंशन उसे लंबे समय तक चलाने की होती है। इसीलिए ध्यान रखना, एक आगे आने वाला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है। वापस रिपीट कर रहा हूं मैं फ्रेंड्स, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट की वजह से ही कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है। कैसे, मैं आपको लिंक करके बताऊंगा। गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, बिजनेस लगातार चलता रहेगा। तो ऐसी कोई भी एसेट्स, ऐसी कोई भी संपत्ति जो हम बिजनेस चलाने के लिए खरीद रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कोई बिल्डिंग खरीदी, उस बिल्डिंग में हम अपना बिजनेस चलाने वाले हैं, तो उस बिल्डिंग को हम बेचेंगे नहीं, उसमें हम बिजनेस चलाएंगे। तो लंबे समय तक बिजनेस चलाएंगे, हम लगातार बिजनेस उसी बिल्डिंग में चलाएंगे, इसीलिए उस बिल्डिंग को हम बेचेंगे नहीं। और अगर बेचेंगे नहीं तो हमें उस बिल्डिंग के मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो आगे आने वाला जो कॉन्सेप्ट है कॉस्ट कॉन्सेप्ट, वो यही बोलता है कि हमें अपनी एसेट्स को कॉस्ट पे दिखाना है, उसकी मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आए कि ऐसी कौन सी अवधारणा है, ऐसे कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से बिजनेस निरंतर चलता रहता है, तो ध्यान रखना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। और ऐसा बोले कि भैया ऐसा कौन सी अवधारणा है, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से एसेट्स को हम कॉस्ट वैल्यू पे दिखाते हैं, तो उसका अवधारणा का नाम, उस कॉन्सेप्ट का नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जन्म हुआ है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो एक क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि कॉस्ट कॉन्सेप्ट का जन्म या कॉस्ट कॉन्सेप्ट किस कॉन्सेप्ट की वजह से आया है, तो ध्यान रखना गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट के हिसाब से।
तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो तब तक मैंने आपको 3 सिखाए। नंबर 1 कौन सा सिखाया? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, पृथक अस्तित्व अवधारणा। नंबर 2 मनी मेजरमेंट। तीसरा मैंने आपको बताया गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। चौथा है ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, DUAL, ड्यूअल एस्पेक्ट, ASPECT, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हिंदी में से अपन बोलेंगे द्विपक्षीय अवधारणा। अब द्विपक्षीय अवधारणा क्या होता है? द्विपक्षीय अवधारणा या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अकाउंट्स में कोई भी चीज रिकॉर्ड करोगे तो उसके 2 अफेक्ट होंगे। एक अफेक्ट का नाम है डेबिट और दूसरे का नाम है क्रेडिट। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, द्विपक्षीय अवधारणा ये बोलता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे तो उसके 2 एस्पेक्ट होंगे, 2 भाग होंगे। एक भाग का नाम होगा डेबिट और दूसरे भाग का नाम होगा क्रेडिट। ठीक है। अब ध्यान रखना फ्रेंड्स, क्वेश्चन कैसे बनेंगे। एक क्वेश्चन तो सीधा ऐसे बन सकता है कि डेबिट और क्रेडिट किस अवधारणा की वजह से आए हैं। तो ध्यान रखना किस अवधारणा की वजह से, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। ये तो हुआ सिंपल क्वेश्चन, लेकिन कई बार वो सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछता है फ्रेंड्स, वो क्वेश्चन को घुमाता है थोड़ा। अब कैसे घुमाता है वही अपन को समझना है। इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट का दूसरा नाम है अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट, लेखा समीकरण अवधारणा। अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट बोलो या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट बोलो, बात एक ही है। तो फ्रेंड्स ध्यान रखना, ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट और अकाउंटिंग इक्वेशन कॉन्सेप्ट सेम है। ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर कोई ट्रांजैक्शन करोगे उसके 2 भाग होंगे, डेबिट और क्रेडिट। अब फ्रेंड्स, इस अवधारणा की वजह से एक लेखा समीकरण का जन्म हुआ। वो लेखा समीकरण क्या है? ए फॉर एप्पल, A इज इक्वल टू C प्लस L। ए का मतलब है यहां एसेट्स, C का मतलब है कैपिटल और L का मतलब है लायबिलिटीज। वापस मैं रिपीट कर रहा हूं फ्रेंड्स, A इज इक्वल टू C प्लस L। ए का मतलब है एसेट्स, यानी एसेट्स का जो योग होगा वो किसके बराबर होगा? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के योग के बराबर होगा। इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूं आपको। एक काम कीजिए फ्रेंड्स, एक सम राइट डाउन कीजिए। एग्जाम में इसके कई बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी पूछता है। तो लिखिए, एसेट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं अपन? संपत्ति। संपत्ति का योग है 1,20,000। संपत्ति का टोटल है 1,20,000। लायबिलिटीज दायित्व, हिंदी में बोलते हैं दायित्व, तो लायबिलिटीज का टोटल है 80,000। वापस रिपीट कर रहा हूं, एसेट्स का टोटल है 1,20,000, लायबिलिटीज का टोटल है 80,000। फाइंड आउट अमाउंट ऑफ कैपिटल, पूंजी की राशि ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ कैपिटल निकालिए। तो अब एग्जाम में मान लो ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया, तो आपको फटाक से आपके दिमाग में क्लिक होना चाहिए कि ये लेखांकन समीकरण से सॉल्व होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन से सॉल्व होगा हमारा सवाल। तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बताया मैंने आपको? A इज इक्वल टू C प्लस L। ए का मतलब है एसेट्स, उसकी जगह लिख दीजिए 1,20,000। कैपिटल अपन को पता नहीं है तो उसकी जगह लिख दीजिए A यानी 1,20,000 इज इक्वल टू C की जगह C लिख दीजिए प्लस L का मैंने अमाउंट आपको बताया, लायबिलिटीज का अमाउंट मैंने आपको बताया 80,000। तो क्या बना इक्वेशन? 120 इज इक्वल टू C प्लस 80,000। ये 80,000 इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो नेट फिगर क्या आएगा? 1,20,000 माइनस 80,000 इज इक्वल टू C, यानी अपनी कैपिटल कितनी रही? 40,000। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अब इसमें से क्वेश्चन कैसे बनेगा? या तो सिंपल पूछ लेगा वो आपको कि डेबिट और क्रेडिट का जन्म कैसे हुआ, किस अवधारणा से हुआ, तो द्विपक्षीय अवधारणा या ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। या तीसरा बोलेगा, दूसरा क्वेश्चन बोलेगा कि भैया लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन का जन्म किस अवधारणा से हुआ, तो ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट की वजह से हुआ या अकाउंटिंग इक्वेशन, कोई भी नाम दे सकता है आपको एग्जाम में। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ठीक है। तो मैं आगे बढ़ता हूं, 4 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। अब 5वां कॉन्सेप्ट मैं बताने जा रहा हूं फ्रेंड्स आपको। 5वां कॉन्सेप्ट है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट, लेखा अवधि अवधारणा, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। देखो फ्रेंड्स, हम अपनी किताबें मेंटेन कर रहे हैं, तो किताबें जो अपन रखते हैं वो किसी अवधि के लिए रखेंगे, किसी पीरियड के लिए रखेंगे, और उस पीरियड के एंड में अपन उस किताबों को क्लोज करेंगे, यानी हम देखेंगे, ज्ञात करेंगे कि इस अवधि में हमको, अवधि का मतलब पीरियड, उस पीरियड में हमें लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ। तो ये पीरियड कितना होना चाहिए? नॉर्मली ये पीरियड आपका 12 महीने का होता है, ठीक है। ये पीरियड 12 महीने का होता है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर भी हो सकता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। यानी अगर कोई ईयर
आपका 1 अप्रैल को चालू होता है तो 12 महीने गिन लीजिए वहां से फ्रेंड्स, तो वो 12 महीने एंड होंगे 31 मार्च को। जो 1 अप्रैल टू 31 मार्च है उसको अपन बोलते हैं वित्तीय वर्ष। क्या बोलते हैं? वित्तीय वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर बोलते हैं। ध्यान रखना फ्रेंड्स, फाइनेंशियल ईयर इंडिया में जो फॉलो होता है इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार वो होता है आपका 1 अप्रैल टू 31 मार्च। ध्यान रखना, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि इनकम टैक्स एक्ट, आयकर अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट 1961, अपने इंडिया में इनकम टैक्स एक्ट कौन सा चल रहा है अभी? इनकम टैक्स एक्ट 1961, उसके हिसाब से फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है? तो 1 अप्रैल टू 31 मार्च। आज की तारीख में हर कंपनी फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से अपने अकाउंट्स रखती है, ध्यान रखना। ठीक है फ्रेंड्स, मैं आगे बढ़ता हूं। 5 कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिए। पहला कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, दूसरा मैंने आपको मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बताया, तीसरा मैंने आपको गोइंग कंसर्न बताया, चौथा मैंने आपको कौन सा बताया था फ्रेंड्स? तीसरा मैंने आपको गोइंग कंसर्न बताया, चौथा मैंने आपको बताया, कौन सा बताया मैंने फ्रेंड्स आपको? ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, ड्यूअल एस्पेक्ट द्विपक्षीय अवधारणा, और पांचवा मैंने आपको बताया लेखा अवधि अवधारणा। उसके आगे अपन बढ़ते हैं फ्रेंड्स। छठा कॉन्सेप्ट अपना आने वाला है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। कौन सा आने वाला है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट, लागत अवधारणा। इसका जिक्र मैंने आपको गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जब बताया था तब किया था। कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हम अपनी स्थायी संपत्तियों को लागत मूल्य पर दिखाएंगे, उसकी मार्केट वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है। तो ध्यान रखना, हम अपनी एसेट्स को, संपत्तियों को लागत मूल्य पे दिखाएंगे, उसकी हमें मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। अब आप मेरे को बताओ, हमें बाजार मूल्य से मतलब क्यों नहीं है? हमें बाजार मूल्य से मतलब इसीलिए नहीं है क्योंकि हमने उन एसेट्स को, हमने उन संपत्ति को बेचने के लिए नहीं खरीदा, हमने उन संपत्ति को अपना बिजनेस चलाने के लिए खरीदा है। इसीलिए हमें उसकी मार्केट वैल्यू से कोई मतलब नहीं है। तो कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि स्थायी संपत्तियों को किस पे दिखाया जाता है? स्थायी संपत्तियों को लागत पे दिखाया जाता है, किस अवधारणा के हिसाब से या किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? ध्यान रखना, कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से। अब ध्यान रखना, कॉस्ट पे दिखाना है लेकिन उस एसेट्स को यूज करने से उसकी एसेट्स की वैल्यू कम होती है, और जो एसेट्स की वैल्यू कम होती है उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो कॉस्ट पे तो दिखाना ही है, तो कॉस्ट और उसमें तो डेप्रिसिएशन कम करके दिखाना है। बाजार मूल्य से हमें कोई मतलब नहीं है, ऐसा कौन बोलता है? कॉस्ट कॉन्सेप्ट। तो 6 कॉन्सेप्ट हो गए फ्रेंड्स। मैं आगे बढ़ता हूं। अगला कॉन्सेप्ट है अपना एक्रूअल कॉन्सेप्ट, हिंदी में से बोलते हैं उपार्जन की अवधारणा। 7वां कॉन्सेप्ट कौन सा है? एक्रूअल कॉन्सेप्ट। एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ध्यान से सुनना फ्रेंड्स, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बहुत। एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि हमें किताबों में खर्चों को और इनकम को ड्यू बेसिस पे दिखाना है। ड्यू, DUE, ड्यू बेसिस। ड्यू बेसिस का मतलब होता है जब वो उपार्जित हो जाए। उपार्जित होने का मतलब होता है कि जब वो खर्चा हो जाए, वास्तव में पेमेंट कब करते हो आप, उससे कोई मतलब नहीं है। मैं इसको आपको एग्जांपल से समझाता हूं, जल्दी समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, अभी कौन सा महीना चल रहा है? अगस्त का महीना चल रहा है। तो जुलाई के महीने का जो बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है, जैसे ही जुलाई कंप्लीट हुआ, आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज किया तो वो खर्चा आपका ड्यू हो जाता है। और वास्तव में पेमेंट आपने मान लो उसका 15 अगस्त में किया, लेकिन खर्चा के अनुसार जुलाई का है। तो इसी प्रकार से हमारा ईयर मान लो स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल को और एंड हो रहा है 31 मार्च को। तो मार्च का खर्चा, मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल भले आपने अप्रैल में पे किया हो, मान लो मार्च का इलेक्ट्रिसिटी बिल आपने 15 अप्रैल को पे किया, तो अप्रैल का खर्चा नहीं कहलाएगा, वो आपका मार्च का खर्चा कहलाएगा। क्यों मार्च का खर्चा कहलाएगा? क्योंकि वो जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आप अप्रैल में पे कर रहे हो, वास्तव में आप कैश अप्रैल में पे कर रहे हो, लेकिन वो बिल किस पीरियड का है? मार्च का पीरियड का है। तो वो आपका किताबों में आपके मार्च में ही रिकॉर्ड होगा। ध्यान रखना, अगर 18 फॉर एग्जांपल मेरा फाइनेंशियल ईयर मान लो 19-20 है, 19-20, 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, तो मार्च 20 का बिल आपने अप्रैल 20 में चुकाया, तो वो अप्रैल का खर्चा नहीं कहलाएगा, वो मार्च का खर्चा कहलाएगा। ऐसा किस कॉन्सेप्ट के हिसाब से? ध्यान रखना, एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इनकम एंड एक्सपेंस या एक्सपेंस एंड इनकम आर रिकग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, व्यय और आय को किताबों में उपार्जन के अनुसार इनकम एंड एक्सपेंस आर रिकग्नाइज्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑन ड्यू बेसिस या एक्रूअल बेसिस ऑन अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट? ध्यान रखना फ्रेंड्स, आंसर आएगा आपका एक्रूअल कॉन्सेप्ट। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट ये बोलता है हमको इनकम और एक्सपेंस को ड्यू बेसिस, एक्रूअल बेसिस पे किताबों दिखाना है, वास्तविक पेमेंट से हमें कोई मतलब नहीं है। वास्तविक पेमेंट भले बाद में हो रहा है, लेकिन खर्चा अगर उस पीरियड का है तो उसी पीरियड में किताबों में रिकॉर्ड होगा। अब फ्रेंड्स, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं आपको। 4 वर्ड्स हैं,
इस कॉन्सेप्ट की वजह से 4 वर्ड्स का जन्म हुआ है। इस 4 वर्ड्स को हमको किताबों में एडजस्ट करना पड़ता है। कौन कौन से 4 वर्ड्स हैं वो? आउटस्टैंडिंग, हिंदी में बोलते हैं अदत्त। प्रिपेड, हिंदी में बोलते हैं पूर्वदत्त। वापस रिपीट कर रहा हूं, आउटस्टैंडिंग, प्रिपेड, ऑनर्ड, आउटस्टैंडिंग, प्रिपेड, ऑनर्ड, एक्रूड। 4 वर्ड का जन्म हुआ है। आउटस्टैंडिंग, प्रिपेड, ये यूज होता है एक्सपेंस से रिलेटेड, और एक्रूड या एक्रूड एंड अर्नर्ड ये यूज होता है आपका इनकम से रिलेटेड। हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, प्रिपेड एक्सपेंस, अर्नर्ड इनकम, एक्रूड इनकम। अब इन 4 वर्ड्स का जन्म हुआ है क्यों? इस कॉन्सेप्ट की वजह से। कैसे, मैं आपको लिंक करके बताता हूं। देखो, अगर कोई खर्चा है मार्च का, उसका पेमेंट आपने मान लो अप्रैल में किया या मई में किया, तो मार्च में नहीं किया, तो ईयर एंड में हमको जब हम अपने अकाउंट्स क्लोज करेंगे 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, यानी जब हम अपना 12 महीने का अकाउंट्स क्लोज करेंगे, तो मार्च का एक्सपेंडिचर भले आपने अप्रैल में किया हो, लेकिन आपको उसका प्रोविजन आउटस्टैंडिंग, जो क्योंकि मार्च में तो आउटस्टैंडिंग था ना, मार्च में तो आपने पे नहीं किया 31 मार्च को, तो पूरे मार्च आपने बिजली यूज किया, लेकिन उसका बिल आपने अभी तक पे नहीं किया, तो वो खर्चा आपके लिए क्या कहलाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका पेमेंट अभी तक आपने नहीं किया, वो ड्यू हो गया है, उसको आपको पे करना चाहिए था, वो आपने यूज कर लिया उस सर्विस को, लेकिन आपने पेमेंट नहीं किया, तो वो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस कहलाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस, हिंदी में बोलते हैं पूर्वदत्त व्यय। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब होता है ऐसा व्यय जो आपने एडवांस में चुका दिया हो, ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका पेमेंट आपने एडवांस में कर दिया हो, लेकिन अभी तक वो खर्चा ड्यू नहीं हुआ है, उसका टाइम नहीं आया। मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, आपने फरवरी 2020 में इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट किया, ठीक है। फरवरी में आपने मान लो कोई इंश्योरेंस लिया और आपने उसका पेमेंट किया। इंश्योरेंस होता है नॉर्मली जनरली 1 साल का होता है, तो आपने फरवरी में पे किया, तो फरवरी और मार्च ये 2 महीने का जो इंश्योरेंस प्रीमियम है वो तो इस साल का खर्चा है, और बाकी जो 10 महीने आगे के रहेंगे वो क्या कहलाएंगे? आपके प्रीपेड एक्सपेंस कहलाएगा। क्या कहलाएगा फ्रेंड्स? प्रीपेड एक्सपेंस। अब आप मेरे को कैलकुलेट करके बताना फ्रेंड्स, अगर आपने जून 2019 में आपका ईयर चालू हुआ, अप्रैल 19 में खत्म होगा मार्च 20 में, अगर कोई इंश्योरेंस आपने 1 जून को लिया और 1 साल का होता है, तो आपने 1 साल का प्रीमियम चुकाया, इसका मतलब आपने 1 जून को लिया, ठीक है, तो वो अगले मई तक के लिए है। तो जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये तो मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर का पार्ट है, तो ये मेरे करंट एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और जो मार्च के बाद का पीरियड है, यानी अप्रैल 20, मई 20, ये 2 महीने क्या कहलाएगा? मेरा प्रीपेड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। अगर 1200 रुपए का प्रीमियम है, तो आपका 2 महीने के हिसाब से 200 रुपए क्या कहलाएगा? इसमें से प्रीपेड एक्सपेंडिचर कहलाएगा। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंडिचर, प्रीपेड एक्सपेंडिचर। अगला मैंने आपको बताया एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब होता है ऐसी इनकम जिसे आपने कमा लिया हो, लेकिन अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुई, अभी तक आपको वास्तव में कैश नहीं मिला है। इसका मैं आपको एग्जाम्पल देता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई माल बेचा मार्च में, मैंने कोई गुड्स बेचे मार्च में, और मेरे को उसका पेमेंट मिल रहा है मान लो अप्रैल में, तो वास्तव में मैंने माल अब मार्च में बेचा, तो वो कौन से मंथ की इनकम कहलाएगी? मार्च की इनकम कहलाएगी। और मार्च की इनकम कहलाएगी तो मेरे करंट फाइनेंशियल ईयर मान लो मेरा कौन सा है? अप्रैल 19 से मार्च 20 तक का, तो उसकी इनकम कहलाएगी। अगला है अनअर्न्ड इनकम। अनअर्न्ड इनकम का मतलब है इनकम एडवांस में मिल गया आपको, लेकिन अभी तक आपने उसका काम नहीं किया है। मेरे को कोई बंदा आया कि मेरा प्लॉट बिकवा देना, मार्च में आया, और मैंने उसका प्लॉट मान लो मई में बिकवाया, तो वास्तव में मैंने उसका काम मई में किया, लेकिन उस बंदे ने मेरे को एडवांस में कमीशन दे दिया मार्च में, तो वो इनकम मेरे को मार्च में मिल गई, लेकिन वो मेरी इनकम नहीं है, वो उसको हिंदी में बोलते हैं अग्रिम आय, यानी न कमाई गई है, पहले से आपको एडवांस में मिल गई हो। तो ये 4 वर्ड्स का जन्म भी एक्रूअल कॉन्सेप्ट के हिसाब से हुआ। तो ध्यान रखना, मैंने इस वीडियो में आपको अभी तक टोटल पहले 2 बताए थे, आज 5 बताए, टोटल मैंने आपको 7 कॉन्सेप्ट बता दिया। ठीक है फ्रेंड्स, मेरा अगले वीडियो में इससे अपन आगे बढ़ेंगे। तो ध्यान रखना फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।